ये मर्डर नहीं है मेरे भाई का, तो सामने क्यों नहीं आ रहे, सच क्यों नहीं बता रहे? क्यों हर बार एक SC ST के वर्ग के लड़के के साथ ही ऐसा होता है? हमने तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था ना, 21 साल का बच्चा है, वो तो जानता भी नहीं था ये सब। हमने तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था, तो उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्यों कभी ऊंचे वर्ग के लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है? आरक्षण हमारा नहीं, आरक्षण आपका है। आप सोच रहे हो कि पुरानी जिंदगी जिलाएंगे ने, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम तगड़े होंगे अब और हम लड़ेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव होता ही नहीं है। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। आज मेरे बेटे को मरे 25 तारीख को उसकी डेथ हुई थी। आज पुलिस मुझे यूं बहका रही है। हम लगातार डेली चक्कर लगा रहे हैं सहारनपुर। पुलिस कहती है CDR रिपोर्ट आज आ रही, कल आ रही। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और मामला UGC का है। UGC के इस पूरे मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग ने इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद की और मात्र 3 दिन के अपने एक आंदोलन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि वो इस गाइडलाइंस को स्टे कर दें, और उन्होंने वो किया भी। और उसके बाद अब जो बहुजन समाज है, जिसमें SC ST OBC भी शामिल हो चुका है, क्योंकि इस मामले के पूरे सेंटर में जो था वो OBC था, क्योंकि OBC को इसमें ऐड कर लिया गया था और सारा मसला बस वहीं से था। उसी वजह से सामान्य वर्ग के लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही थी। अब उसको लेकर अब जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर है और उनका कहना है कि क्योंकि ये निहायती ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ में जातिवाद भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, तो इसे लागू किया जाना चाहिए। और इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जो अपना रुख अब तक दिखाया है, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं, वो सबके हैं। और उसको लेकर अभी मैं कह सकती हूँ कि पहली राजनीतिक पार्टी है जो आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी, जो आज जंतर मंतर से अपने समाज को ये संदेश दे रही है कि UGC को लागू करना होगा और उसके लिए वो आंदोलन करते रहेंगे। अब क्योंकि मामला युवाओं का है, यूनिवर्सिटीज़ का है, शिक्षा का है, तो हमने सोचा युवाओं से बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ हर वर्ग के व्यक्ति, हम सबसे बात करेंगे। तो मेरे साथ अभी आशुतोष है, सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं। आशुतोष, सबसे पहला सवाल, 3 दिन का आंदोलन और उसमें भी सिर्फ 15% के लगभग सामान्य वर्ग के लोग, और जैसा कि मैं देख पा रही थी कि सारे लोग नहीं थे, क्योंकि जब बहुजन समाज आंदोलित हुआ उसमें भी सामान्य वर्ग के कई बच्चे थे जो कहते थे कि ये परीक्षा की घड़ी है, हमको बताना है कि हमारी मानसिकता क्या है और हम यहाँ हैं। तो वो मुट्ठी भर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे इतना दबाव बना दिया कि बिना दूसरे पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गई कि देखो भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है कि आगे यूनिवर्सिटीज में बहुत खतरा बढ़ जाएगा, समाज जो है वो पीछे धकेल दिया जाएगा। इतना दूर का सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको तो स्टे करना पड़ेगा, और अपनी पावर्स का यूज करते हुए पहले वाली जो गाइडलाइंस थी उसको पुनर्जीवित भी कर दिया। कैसे? देखो, सबसे पहले इस पे कास्ट एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। जाति का कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी बात कि अजम्पशन बेस पे उन लोगों ने उस पे स्टे लगाया है। क्या अजम्पशन क्या है कि जो कैंपसेस में सामान्य वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं, जनरल कैटेगरी सवर्णा कैटेगरी से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उन पे शायद फेक हो सकता है, ये बोलते हैं हम अजम्पशन। कोई भी केस, मैं बार बार अभी दूसरे मीडिया बंधु से बात कर रहा था, ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी लोग, कोई भी कानून इस बेस पे स्टे नहीं लगाया जाता, वो हटाया नहीं जा सकता कि उसका अजम्पशन शायद ऐसा हो सकता है। इस बेस पे कोई कानून नहीं। और ऐसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मर्डर हो सकता, मैं बहुत सारे लोगों पे आज भी, ये तो डेटा है कि बहुत सारे लोगों पे आज भी फेक मर्डर के चार्जेस में अंदर है। क्या इसका मतलब मर्डर के खिलाफ, मर्डर में जो लॉ बनाए, कानून बनाए, उसको हटा देना चाहिए? जूरिस्प्रूडेंस है ये तो, नॉर्मल सी बात है। एग्जैक्टली, ये इसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस में ही नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके जानता हूँ। दूसरी चीज़, अगर इस देश में रोज़मर्रा के आज भी 80 से ज़्यादा रेप लगातार होते हैं, और अगर इस अजम्पशन पे मर्दों को दिक्कत हुई, मान लो इतने सारे मर्द लोग खड़े, अरे हमारे खिलाफ तो फेक हो गया, तो क्या इन मर्दों की अजम्पशन पे उन महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों को हम उस कानून को बंद कर दें कि कानून नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही इस केस में देखना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सिटी का डेटा अभी UGC ने पब्लिश किया कि रेस हुए, मतलब बड़े हैं, लिखित रूप में 118% UGC ने बोला कि ऐसे कास्ट एट्रोसिटीज केसेस बड़े हैं। और दूसरा उनकी दूसरी दलील ये है कि देखो भाई, तुमने अब OBC को भी आरक्षण में रख दिया कि ठीक है वो भी आ गए, इसमें बचा कौन? सामान्य वर्ग। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हम ही करते हैं सारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? बता दो, सामान्य वर्ग में भी कौन लोग बचे। अब जो गाइडलाइंस में किन किन वर्ग को इंक्लूड किया गया है, वो लोग यहाँ खड़े हैं, वो भी सुन लें। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, SC ST OBC EWS, देखो ये पूरा समझना तबका है। PWD कोई सी भी कास्ट से हो, PWD है। देन महिलाएं, एवरी कास्ट वाली महिलाएं इसमें इंक्लूड है। तो बचा कौन? बचा सिर्फ चंद % अपर कास्ट मर्द लोग, जिनको बार बार दिक्कत होती है कि उनकी व्यवस्था
जो व्यवस्था कहती है कि दबा के रखना ही उनकी उनका सुपेरिटी है उनकी, कि ब्राह्मण होना क्या है कि 4 लोग उनकी सेवा करें। तो जब वो अपना प्रिविलेज छोड़ने पे, जब उनको प्रिविलेज हट रहा है कि आप कोई हमारी नहीं सुनेगा, आप कोई हमको भैया नहीं बोलेगा यहाँ इस कैंपस में, अब कुछ बोलेगा तो बोलेंगे साले अभी सॉरी फॉर माय वर्ड, अभी बोलेंगे कि तुम्हारा अभी तुम्हारे, अगर तुमने हमको बोला कि ऐसे शब्द बोले, जातिवादी शब्द बोले, तो बोलेंगे अभी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। तो अब इस बात का डर है कि ये जो नॉर्मलाइज कर रखा है बिहेवियर, जातिवादी बिहेवियर जो बहुत बहुत सामान्य कर रखा है कि ये तो यारी दोस्ती में होता ही है, तो जब वो एबनॉर्मल मतलब उस नॉर्मलाइज बिहेवियर पे कंप्लेंट होने लगेंगी, जबकि हम कहते हैं कि वो नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को काशी सिलर, किसी महिलाओं को बार बार उस जो 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 बोलते हैं कि अरे लड़के लोग तो ऐसे बात करें, तो ये जो नॉर्मलाइज सोसाइटी में चीज़ें कर रखी हैं, इनको एबनॉर्मल होना पड़ेगा। आप लोगों को अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा अगर आप किसी जात पे या किसी महिला के खिलाफ या किसी दलित के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल होने के साथ साथ आपको सजा उस कैंपस से बाहर भी किया जाएगा। तो आज यूजीसी एक आफ्टर दी बड़ा रोहित वेमुला को 2016 में जब उनको मरने पर मजबूर किया गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उनके केस में, पायल तड़वी केस में यूजीसी बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है यूजीसी को कि आप इस कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए, ताकि सब स्टूडेंट जितने भी छात्र छात्राएं हैं किसी भी वर्ग से आ रही हो, वो सब बराबरी से पढ़ सकें। उन सबको डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, उनको ये टेंशन ना लेना पड़े कि मेरा क्लासमेट है कल बोलता है तुम तो रिजर्वेशन से आए हो, बार बार उनको ये ह्यूमिलेशन, रोजमर्रा की जिंदगी में ह्यूमिलेशन ना सहना पड़े। आशुतोष, जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जिसने पायल तड़वी रोहित वेमुला वाले मामले में निर्देश दिए थे यूजीसी को कि भाई आप देखिए आपकी गाइडलाइंस में ज़रूरत है, आप इसको बेहतर बनाइए और फिर उसको लागू करिए, और ये ध्यान रखिए कि यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ वो लागू ही ना हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे, और आज वही जस्टिस सूर्यकांत जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं, तो उन्हें लगता है कि जो उन्हीं के कहने पर जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, सख्त किया गया था, वो अब गाइडलाइंस बेहतर नहीं है, समाज को पीछे ढकेल रही है, क्योंकि इस समाज में तो अंतरजातीय विवाह होते हैं, तो कैसे जातिवाद। रोज जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी वक्त में मेरे कैंपस में किसी स्टूडेंट को ह्यूमिलेशन सहना पड़ा हुआ, किसी महिला को कहीं ना कहीं हैरेसमेंट सहना पड़ रहा होगा उसी यूनिवर्सिटी में। कहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, तमाम देश से किसी को घोड़ी चढ़ने पर, किसी को घोड़ी से उतारने पर, उसकी शादी ना, उसके मुंह रखने पर, उसको पानी पीने पर मारा जा रहा होगा। दिस इज नॉट मी, दिस इज द डेटा व्हाट गवर्नमेंट इज शोइंग। हम उसके अजम्पशन, उसके बेस पे, उसको फैक्ट रखते हुए बात कर रहे हैं। तो ऐसे उसमें सुप्रीम कोर्ट जब किसी सरकार की दलाली करने लगे, तो बड़ा ही शर्म की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है इस देश के लोकतंत्र को भी, कि आप लोग, सरकार तो लेकर आई थी ना, सरकार ने तो बकायदा कमेटी बनाई, देखिए अब। हाँ, अब हमने अभी तक कैंपस एनालिसिस, कास्ट एनालिसिस किया, अब हम करते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक अध्ययन जिसको बोलते हैं। क्योंकि हम लोग, मैं फिलॉसफी पढ़ा हुआ हूँ, मैं अभी लॉ भी कर रहा हूँ, तो और मैं राजनीति भी करता हूँ। हम लोग इस कैंपस में उन तमाम वर्ग की बात करते हैं, तो हम पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, हर कानून पे करते हैं, जो कानून रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग, तो उसका पॉलिटिकल एनालिसिस देखिए कि बीजेपी को बड़ा लगा था कि हम ओबीसी को खुश कर देंगे, क्योंकि सब पूरा जो ओबीसी वोट बैंक बनाने का, 27 में यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं, बड़े चुनाव होते हैं, तो हम लोग ओबीसी को खुश भी कर देंगे। उसके बाद जो सवर्ण हमारा अपना खुद का है, उसको तो हम मना ही लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी है, हमारे पास है। क्योंकि ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। ये सिर्फ इस केस पर नहीं, तमाम ऐसे केसेस जो आए, उनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जब से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है, उसके बाद जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, तो बार बार ऐसे गठजोड़ करने की कोशिश बीजेपी करती रही है और कांग्रेस करती रही है। तो उनके सवर्ण दोस्तों उधर भी, अपनों ने तो धक्का मार दिया, उनका जात भी ले आए बीच में, तेली है, मतलब ऐसा बोला गया, सॉरी, मतलब उन्हीं के भाई बंधु ने जो उनको कभी डिवाइन पुरुष मानते थे, अनबायोलॉजिकल मानते थे, दिव्य पुरुष मानते थे, आज वही मोदी है तो मुमकिन आज वही बोल रहे तेली है। तो जात है कि जाति नहीं है। तो इस जात को खत्म करने के लिए ऐसे फैक्ट्स, इस जात को खत्म करने के लिए ऐसे गाइडलाइंस, ऐसी इक्वलिटी, ऐसे एक्ट्स, ऐसे लॉ बेहद जरूरी है इन कैंपसेस में। क्योंकि आज भी जब इतनी मेहनत करने के बाद, जब मैं 90% लेके आ रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे ये बोला जाए कि तुम चमार हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम भंगी हो, तुम अहीर हो। कुछ लोगों का तर्क मैं अभी ये भी सुनती हूँ कि जब इस मामले पर बात होती है, तो वो कहते हैं कि देखो ये सारा जो मामला है ना, ये है ही रिजर्वेशन की वजह से। रिजर्वेशन होता नहीं, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव होता नहीं, यूनिवर्सिटीज में अगर रिजर्वेशन है तभी तो ये होता है कि देखो तुम रिजर्वेशन से आए हो, तुम छोटी ना, वहाँ रिजर्वेशन होती ना किसी की जात पूछने की जरूरत पड़ती। क्योंकि अब इस मामले ने रिजर्वेशन के भी विवाद को एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। अब ये इस बात को वो बेवकूफ लोग हैं, समझ नहीं पा रहे कि रिजर्वेशन किस बेसिस पे मिला है। और आप रिजर्वेशन की बात करते हो तो 1947 के बाद रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो उसके बाद रिजर्वेशन SC/ST को मिला। उसके बाद 90s के दौर में मंडल कमीशन का बड़ा आंदोलन हम लोगों ने, हमारे ऐसे जो लोग यूथ रहे होंगे, उन्होंने लड़ा माननीय कांशीराम साहब की अगुवाई में, तब जाके मंडल कमीशन, तब जाके OBC वर्ग को वो रिजर्वेशन मिला, जिनको सदियों से कभी पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इस तरीके देखा जाए तो आपने वैदिक काल टू दिस मॉडर्न इरा, वैदिक से लेकर मॉडर्न इरा तक आप लोग सिर्फ एक ही जात को रिजर्वेशन था, तो आप लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? आप लोगों ने सबसे ज्यादा, अगर फैक्ट दें, सबसे ज्यादा रेप किसने किया इस कैंप? आप ला सकते थे बराबरी पे। एग्जैक्टली अगर आपको इतनी चिंता है बराबरी की कि देखो रिजर्वेशन की वजह से हमारे हक हकूक छिन रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों उससे पहले हृदय परिवर्तन नहीं किया? रिजर्वेशन किसी की देन नहीं है, ये हमारे आंदोलन का, ये हमारे बराबरी का, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा स्ट्रगल रहा, उसमें से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है कि हम जैसे स्टूडेंट, तमाम महिला वर्ग, चाहे हिंदू कोड बिल रहा हो, और क्योंकि इनके उसमें तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था ना, तो ये रिजर्वेशन सिर्फ SC/ST OBC को नहीं मिल रहा है, ये रिजर्वेशन उन तमाम सताए हुए वर्ग को मिल रहा है जिनको सदियों से उन कैंपसेस में, उन यूनिवर्सिटीज में, उन तमाम फैक्ट्रीज में, तमाम कंपनीज में बड़े बड़े ओहदों पे कभी नहीं लिया गया। अब क्योंकि महिलाओं की बात आ गई है तो बड़े ही धैर्य के साथ, बहुत देर से एक महिला सुन रही थी हमें, तो उनकी भी बात जरा सुन लेते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल, कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं, रोहिणी से। आप क्या करती हैं? मैं मास्टर्स इन जूलॉजी कर रही हूँ। कहाँ से? इग्नू से। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, UGC को लेकर आपकी क्या राय है? अभी रिसेंटली हमारे साथ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसका नाम विशाल था, हमने उसका एडमिशन कराया था मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सहारनपुर। दिसंबर में उसका एडमिशन कराया था। देन हम उसको 15 जनवरी को वहाँ पे छोड़ के आए थे। सडनली 25 जनवरी को हमें कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हम तो ऐसे ही चले गए, हम फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि कितनी चोट है, तो वो लोग हमें कह रहे हैं कि ठीक है, सिर्फ फ्रैक्चर है, आप आ जाओ, आप हमें फ़ोन का पासवर्ड बता दो ताकि हम आपके बच्चे से बात करा सकें, या जो भी पेमेंट वगैरह है कॉलेज की हम वो कर सकें। तो हमने उन्हें पासवर्ड बता दिया। देन हम जैसे ही 4 घंटे बाद वहाँ पे 12 बजे सहारनपुर पहुँचे, तो हमें वो अकेला लावारिस एक हॉस्पिटल में मिला है। लावारिस, वो कॉलेज भी उसके साथ नहीं था जिसमें हमने उसका एडमिशन कराया था। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट हो गए, ये हरकतें कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं खड़ा हमारे साथ? और ये सारा मामला, कॉलेज ने इस पर कोई संज्ञान लिया, कुछ किया? ये सारी मामला पता करने के बाद जब हमें हमारे भाई का फ़ोन रात के 3 बजे मिला, उसमें हमने देखे सैकड़ों मैसेज डिलीट हैं, और एक मैसेज उसमें बचा हुआ था जिससे मेरे बड़े भाई को आशंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरा इतना प्यारा भाई वो ऐसे तो नहीं 6 बजे के 7 बजे के आसपास बस सेलो टेप लेने बाहर चला जाएगा। आप खुद बताओ, आप गांव जैसे इलाके में जो एरिया सुनसान है, आप खुद वहाँ पे कुछ सामान लेने जाओगे 7 बजे के बाद? नहीं, लेकिन उसको भेज दिया गया ऐसे। और जब हमने कॉलेज में जाके बच्चों से पूछा, फर्स्ट ईयर के बच्चों से, तो उन्होंने हमें बताया कि ये रैगिंग का केस था। अगर ये UGC कानून लागू रहता है तो ये रैगिंग ना हो बच्चों के साथ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, और आज मेरा भाई जिंदा होता। तो इस पर किसी तरह की जो कॉलेज की संस्था थी, उन्होंने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया? कौन इन्वॉल्व है, कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी? कॉलेज तो वो ऊंचे वर्ग वाले लोगों का है ना, वो क्यों संज्ञान लेंगे? उन्होंने तो सिंपल एक एक्सीडेंट दिखा के हमें बस वहाँ से भगा रहे हैं कि तुम घर जाओ, तो ये तो सिंपल एक्सीडेंट है। अगर एक्सीडेंट है तो हमें प्रूफ करो ना कि वो एक्सीडेंट कैसे है। आपके भाई का नाम विशाल? हाँ। कॉलेज सहारनपुर में, क्या नाम बताया आपने? द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद इतनी कंप्लेन कर चुके हैं आयुष मंत्रालय में, NCIMS में, इतनी ज़्यादा कॉलेज में कंप्लेन कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में कंप्लेन कर चुके हैं। हमारे पास क्लियर एविडेंस है, विशाल का वो फ़ोन है हमारे पास जिसमें से उन बच्चों ने, जो बच्चों से लेके गए थे, वो भी सीनियर बैच के ही बच्चे थे जो उसके साथ एक दिन पहले रैगिंग कर रहे थे। आप जब पहुंचे हैं तो आपको आपके बच्चे की लाश मिली है, वो भी लावारिस। वहाँ कोई नहीं था? ना कॉलेज की तरफ से, ना कोई? मोर्चरी में पुलिस वाले का फ़ोन आया था मेरे पापा को कि हम उसको क्या नाम है, मोर्चरी में रख के जा रहे हैं। देन वहाँ पे जाने के 1 घंटा तो हमें बस ये सर्च करने में लग गया कि वो है कहाँ। वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ ने हमारी हेल्प करी, और हमने जब 112 पे कॉल किया तब जाके तो पुलिस आई है, और पुलिस के पास भी कोई एविडेंस नहीं है एक्सीडेंट के। पुलिस स्टार्टिंग से अभी तक यही कह रही है कि आपका भाई बाइक चला रहा था। हमारे पास CCTV फुटेज है जिसमें वो बाइक चला ही नहीं रहा था, वो पीछे बैठा है, ना उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना लड़का जो आगे था उसकी भी कोई खबर नहीं? उसको कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। आप उसके नहीं हुआ? मैं उसका पिता हूँ। उसको नाम आपका सर? पटे बहादुर गौतम। उसको कुछ नहीं हुआ, बाइक को कुछ नहीं हुआ। उसका फ़ोन था तो फ़ोन इतना ख़राब था कि एक झटके में टूट जाए, फ़ोन को भी कुछ नहीं हुआ, मगर हमारा बेटा चला गया।
आज जो बात करते हैं ना कि वो कोई आरक्षण पोस्टमार्टम वगैरह कुछ? पोस्टमार्टम में ब्लड लॉस की वजह से Excessive bleeding एक्सीडेंट है, लेकिन उसके जो हमें फुटेज मिली थी, इवन पुलिस ने हमसे वो जहाँ कहीं पे कुछ हो एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले पुलिस का काम होता है ना वहाँ पे जाके उस चीज़ की फोटोज लेना, वो फोटो हमें पुलिस ने भी नहीं दी। इवन घटनास्थल की कोई फोटो नहीं? घटनास्थल की कोई फोटो नहीं है। मीडिया से हमने हेल्प ली है, तो मीडिया ने एक फोटो दी है जिसमें वो साइड में लेटा हुआ है और उसके सर ये पूरा कुछ ला हुआ है। आपको ये लगता है कि जो पूरी जो कॉलेज है, संस्था है, साथ में मिली हुई है? जी हाँ। संस्था मिली हुई है, संस्था में वो ही है। अब कहते हैं कि आरक्षण है इनका, आरक्षण, अरे आरक्षण हमारा है कि आरक्षण आपका है? हम 85% हैं और केवल 48% आरक्षण मिलता है। तुम 15% हो और तुम्हें 52% का आरक्षण है। आरक्षण हमारा है। आज मंदिरों में आरक्षण किसका है? आज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण किसका है? आज हाई कोर्ट में आरक्षण किसका है? आप यकीन लगाओ, गिनती कर लो कितने जज सुप्रीम कोर्ट में हैं और कितने जज उसमें हाई कोर्ट में हैं। आरक्षण हमारा नहीं, आरक्षण आपका है। आप सोच रहे हो कि पुरानी जिंदगी जिलाएंगे ने, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम तगड़े होंगे अब और हम लड़ेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव होता ही नहीं है। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। आज मेरे बेटे को मरे 25 तारीख को उसकी डेथ हुई थी। आज पुलिस मुझे यूं बहका रही है। हम लगातार डेली चक्कर लगा रहे हैं सहारनपुर। पुलिस कहती है CDR रिपोर्ट आज आ रही, कल आ रही, परसों आ रही। भाई हम सहारनपुर से जाते हैं भाग के, कहते हैं आज वो वहाँ कांड हो गया। तुम्हारे पास इतनी पुलिस नहीं है कि एक बंदे को संतुष्ट कर दो? कुछ नहीं है, सब ब्राह्मणवाद है। और ये जो जानी समझी मोदी की करी है कि हम लागू करेंगे UGC और आप बंद कर देना। हम इन्हें हड्डी डाल के लड़ाएंगे और ये इसका एप्सिन फाइल का सच दब सके। ये करप्शन लूज है, ये उससे मिला हुआ है अमेरिका वाले से। आपकी क्या मांग है सर, क्योंकि आप अपना बेटा खो चुके हैं? UGC लागू हो और लागू हो, नहीं तो हम रोडों पे आ जाएंगे। हाँ जी। लेकिन UGC लागू होने के बाद जो सामान्य वर्ग है वो कह रहा है कि हमारे साथ भी भेदभाव होता है। हमें पास कहाँ होता है बताइए, मुझे बताइए ना। मंदिरों में वो है, हाई कोर्ट में वो है, सुप्रीम कोर्ट के वो है, और कॉलेजों में मेयर वो बने बैठे हैं, हर चीज़ में वो आगे। उनके पास कहाँ होता है? ये तो बताइए मुझे। एक प्रमाण बताइए, हम 10 प्रमाण दे देंगे। हम खुद आज आपका भाई जिस कॉलेज में था उसके प्रिंसिपल कौन है? अरुण पांडे। अरुण पांडे। वाइस चांसलर नाम पता है आपको उनका? वाइस चांसलर का नहीं पता, पांडे। हाँ जी। सारे ऊंचे वर्ग के हैं। SHO शर्मा है और SSP भी पांडे है, सब पांडे है। हाँ जी, सब ब्राह्मणवाद है वहाँ जी। तो ये स्थिति है वर्तमान समय में। और इसके बाद भी UGC पर जो संघर्ष हम देख रहे हैं उसके लिए भी सर यहाँ OBC समाज को टारगेट किया जा रहा है कि OBC समाज जो है वो सेंटर में है। OBC समाज को आप संरक्षण में ले आए हैं, वो भी तो प्रताड़ित करता है SC ST को। OGC में अब हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। हाँ। कुछ OGC के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझने लगे हैं, और कुछ इन्होंने क्या काम करते हैं, ये लड़ाते हैं। ये OBC को आगे बढ़ा देंगे, खुद पीछे रहेंगे, तो ये लड़ाते हैं। इनकी मानसिकता है बहुत ही गलत है। और जब मात्र 3% है, ठाकुर पंडित बनिया 3 मिला के 15% हुए। हम 85 या 85 पे सितम ढा रहे हैं। OBC में कई लोग ऐसे हैं, लक्ष्मण यादव वगैरह है, वो समाज को सुधार रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। OGC को समझा रहे हैं, OBC को, मगर ये सारा कुछ पंडितवाद का है। पर OBC समाज को आज भी जागने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगी अपने समाज से, खास तौर से OBC समाज जो कि अभी भी केंद्र में है? मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया है, ये मर्डर नहीं है मेरे भाई का, तो सामने क्यों नहीं आ रहे, सच क्यों नहीं बता रहे? क्यों हर बार एक SC ST के वर्ग के लड़के के साथ ही ऐसा होता है? हमने तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था ना। 21 साल का बच्चा है, वो तो जानता भी नहीं था ये सब। हमने तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था, तो उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्यों कभी ऊंचे वर्ग के लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है? उसने कभी इस बारे में बात की थी? नहीं, उसके हमें फ़ोन में जब हमने लॉक देखा तब हमें पता चला कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बनाया गया था। उसको काफ़ी ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। इवन हमारे पास प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब तक किसी इंसान पे फिजिकल अब्यूज़ ना हो उसे रैगिंग नहीं मानते। और पुलिस उस चीज़, हाँ, मेंटली आप किसी को कितना भी हैरेस कर दो, कास्ट बेस पे आप कितना भी हैरेस कर दो, इवन पुलिस ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। तो ये है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की हालत, जिसका एक हालिया उदाहरण आपके सामने है, जहाँ एक बच्चे को
अपनी जान गंवानी पड़ी है और उसकी किसी को पड़ी भी नहीं है। इसलिए ज़रूरत है यूजीसी की यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि वहाँ कम से कम एक ऐसी व्यवस्था मिल सके कि बच्चे निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सके और उनके घर वालों को उनकी लाश ऐसे घर लेकर ना आनी पड़े। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।